नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग एस के झा सर का नहीं बल्कि आदित्य रंजन सर का जो 5000 क्वेश्चन का चैप्टर वाइज वन लाइनर पर से MCQ है फ्रेंड्स, उसमें हम लोग फिजिक्स का टोटल चैप्टर कर चुका है। अब हम लोग केमिस्ट्री का करने वाला हैं। तो जो लोग फिजिक्स का नहीं देखा है फ्रेंड्स वो देख लीजिएगा। तो आज से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज का केमिस्ट्री का पहला टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आज का आपका टॉपिक है पदार्थ और उनके घटक। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में शुरू से अंतिम तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत आगे मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्था। कह रहा कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं, जैसे कि वायु, जल, गैस। ये क्या हो जाएगा? आपका पदार्थ की अवस्था हो जाएगा। अगला है कि भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं जो होता है 3 तरह का होता है। एक ठोस होता है, तरल होता है और गैस होता है। और चौथी अवस्था पूछेगा तो चौथी अवस्था प्लाज्मा हो जाएगा। और 5वीं अवस्था बोलेगा तो आपका क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट्स करिएगा कि पदार्थ के 5वीं अवस्था को क्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की अवस्थाएं को कितने तरह से बांटा गया था? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। कह रहा है ना कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ की 2 अवस्थाएं होती है, एक होता है आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रण। अगला है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो मिश्रण जो होता है आपका 2 प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण, एक आपका होता है विषमांगी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को किसमें विभाजित किया जाता है? तो शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक में विभाजित किया जाता है। अगला है शुद्ध पदार्थ को किसमें विभाजित किया जाता है? तत्व और यौगिक हो जाएगा। तत्वों को किसमें विभाजित किया जाता है? तो धात्विक, अधात्विक और उपधातु में विभाग किया जाता है। अगला है कि उप यौगिक को किन 2 भागों में विभाजित किया जाता है? तो कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ को किसी भी अवस्था निश्चित आकार और निश्चित आयतन वाली होती है और बल लगाने पर संकुचित नहीं होते, उसे ठोस अवस्था कहा जाता है। अगला है पदार्थ की वह कौन सी अवस्था है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता? तो द्रव। द्रव का तो आयतन निश्चित होगा लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं होता। जैसे कि आप बोतल में अगर दूध को रखते हैं तो क्या होता है? उसका आकार जैसे करिएगा वैसे हो जाएगा लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पदार्थ की कौन सी अवस्था न तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार? तो हो जाएगा गैस। गैस का तो ना तो आकार निश्चित होता है ना उसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है? तो ये पहले ही बताया फ्रेंड्स कि प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। अगला है कि पदार्थ की कौन सी अवस्था में आयनित गैसों के रूप में अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित कण होता है? तो ये आपका हो जाएगा प्लाज्मा अवस्था। अगला है कि बहुत अधिक तापमान पर पदार्थ को गर्म करने पर कौन सी अवस्था उत्पन्न होती है? तो प्लाज्मा अवस्था हो जाएगा। अगला है कि प्लाज्मा की उपस्थिति चमक पैदा करती है CFL ट्यूब में। किसमें? CFL ट्यूब आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए फ्रेंड्स कि पदार्थ की 5वीं अवस्था किसे कहते हैं? तो यानी कि पदार्थ की 5वीं अवस्था जो कहा जाता है बोस आइंस्टीन संघनन अवस्था को कहा जाता है। पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कितना ईस्वी में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया था पदार्थ की 5वीं अवस्था को सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा, जो कि 1920 ईस्वी में किया गया था। बोस आइंस्टीन अवस्था कैसी अवस्था है? तो अत्यंत कम घनत्व वाली गैस की शीतलन, जिसे सुपर कूलिंग द्वारा कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं ठोस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? ठोस के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठोस का गलनांक के बारे में पढ़ने वाले हैं। वह स्थिर तापमान जिस पर कोई ठोस सामान्य दबाव में ऊष्मा अवशोषित करके तरल बन जाता है उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। अगला है यदि शुद्ध ठोस पदार्थ में अशुद्धियाँ मिला दी जाती है तो ठोस का गलनांक कम हो जाता है। क्या होता है? कम हो जाता है। अगला है कि किसी शुद्ध ठोस पदार्थ में अशुद्धियाँ मिलाने से उसका गलनांक कम हो जाता है, क्योंकि अशुद्धि ठोसों को जलीदार संरचना को कमजोर कर देती है, जिसके कारण ठोस पदार्थ को अस्थिर हो जाता है और मूल गलनांक से पहले ही पिघल जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि आपका पदार्थ और उसके घटक के बारे में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। बस आप लोग की आप लोग का सपोर्ट के जरूरी है फ्रेंड्स। तो चलिए ठोस में दाब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। करा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहता है फ्रेंड्स? दाब। दाब बराबर आपका फॉर्मूला था बल बटा क्षेत्रफल, और दाब का ए सही मात्रक हो जाएगा आपका पास्कल। अगला है सतह के लंबवत किसी वस्तु पर लगाया गया शुद्ध बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। दाब बराबर जो हो जाएगा आपका पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ के क्षेत्रफल, यानी कि एफ बटा ए। अगला है दाब का ए सही मात्रक जो होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। किसी ठोस के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ठोस के दाब कहते हैं। क्या कहा जाता है? ठोस का दाब कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि चाकू से किसी वस्तु को काटने में कठिनाई का अनुभव होता है क्योंकि धार कम होने पर उपयुक्त दाब पैदा करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। अगला है भारी बोझ ढोने वाले ट्रकों के टायर चौड़ी बनाई जाती है दाब का प्रभाव कम करने के लिए। गलनांक पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए दाब बढ़ाने पर गलनांक क्या होता है फ्रेंड्स? बढ़ता है। दाब बढ़ाने से गलनांक बढ़ता है। अगला है जब दो बर्फ के टुकड़े को एक साथ दबाया जाता है तो दाब बढ़ने से गलनांक यहाँ पे क्या होता है? कम जाता है। क्या होता है? दाब बढ़ाने से गलनांक कम जाता है। पहाड़ पर रखी बर्फ नीचे से पिघल जाती है क्योंकि नीचे दाब अधिक होने के कारण गलनांक कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन में वृद्धि होती है दाब बढ़ने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे कि मोम, घी, डालडा, नारियल तेल इत्यादि। ये सब हो जाएगा आपका, यानी कि सब का आयतन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको गर्म करने पर आयतन में कमी होती है दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी कम जाता है, जैसे कि ढलवा लोहा, बिस्मथ, बर्फ। ये सब आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला है बहता हुआ हिमखंड ऊपर से पिघलकर नीचे से पिघलता है क्योंकि नीचे की तल पर अधिक दाब होने के कारण बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका टॉपिक द्रव का क्वथनांक। तो चलिए देखिएगा, वह स्थिर तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ सामान्य वायुमंडलीय दबाव के तहत वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे उस तरल के क्वथनांक कहते हैं। अगला है किसी तरल पदार्थ के क्वथनांक पर अशुद्धियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धियाँ तरल पदार्थ को उबलने के दौरान वाष्पीकरण के लिए उपलब्ध पानी के अणुओं को कम कर देता है। जब हम किसी तरल पदार्थ में अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो उस तरल पदार्थ का क्वथनांक कम हो जाता है। कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। पहाड़ों पर खाना पकाना कठिन होता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम होने पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। अगला है द्रव का हिमांक। वह स्थिर तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ ऊष्मा देकर ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है उसे उस पदार्थ का तरल या हिमांक बिंदु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में। ठीक है, तो चलिए बताएगा कि किसी भी वस्तु जो स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं फ्रेंड्स। भौतिकी वर्गीकरण का आधार पर पदार्थ को किसने है? ठोस, द्रव, गैस। तो चलिए ये आपका हो चुका है फ्रेंड्स। तो चलिए आज इतना ही, उसके बाद हम लोग अगला वीडियो में करने वाला है फ्रेंड्स। तो चलिए जब तक दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो एक और वीडियो को सभी लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।